साथ हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी आज और पूरे दिन भर हमने बाजार को थोड़ा सा गिरावट की तरफ ही जाता हुआ देखा, लेकिन आखिरी 10 मिनट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये सीएस के कंफ्यूजन की वजह से बाजार में एक 10 मिनट में बढ़िया रैली और तेजी आती हुई नजर आती है, लेकिन बाजार जो है गिरावट के साथ ही करीब 24,615 के लेवल पर निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी करीब जो क्लोजिंग रही है वो 57,900 के ऊपर आती हुई नजर आई। इसके अलावा अर्निंग्स का सीजन जारी है, भारतीय एयरटेल के नतीजे भी आ गए हैं और नतीजे लगभग अनुमान के मुताबिक ही आते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर दूसरे फैक्टर्स देखें तो देखिए, क्रूड में भी आज हल्की रिकवरी देखने को मिली है। यूएस ईरान की तरफ से अनिश्चितताएं लगातार बरकरार है। ओवरऑल आज के मार्केट को आपने कैसे देखा और कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रहेंगे? हाय, गुड इवनिंग दीप्ति जी, आपको एंड 18 आवर स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमने ऐसा कुछ हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं इनसे कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, no way guarantee performance of that intermediary or provide any assurance of return to the investors। तो बेसिकली यस एग्जैक्टली जिस तरीके से लास्ट कल भी और आज भी हमने क्लोजिंग देखा है 340 पे फाइनल एफएनओ में, एंड कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम रिटेलर्स को भी फेस हो रहा है। अब कोई भी चीज नया मैकेनिज्म मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन होने के साथ साथ इमीडिएटली लोगों को समझ में नहीं आता। इसको नॉर्मलाइज्ड भी होने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है। अब बात सिंपल है, पहले जो है क्लोजिंग बेसिस पे हम भाव देखते थे, लेकिन अभी एनएसई फाइनल बेस प्राइस देखने वाला है, जो कि बेस्ड प्राइस होगा। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री अगर 340 पे एफएनओ में हाईएस्ट बायर्स हाईएस्ट सेलर्स जहां पे है, वहां पे आपको बेस्ट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली कनाडा, बेसिकली अमेरिका, बेसिकली यूरोप, अलग अलग जितने भी डेवलपिंग कंट्री है सब जगह पे देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से ऑलरेडी सुबह मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, और ऑलरेडी जिस तरीके से आज हमने क्लोजिंग देखा है 24,614 के आसपास, मुझे लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड है। रेंज रहेगा सपोर्ट 24,250 एंड कहीं ना कहीं 24,700 से लेकर 750 एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। अगर हम निफ्टी बैंक का बात करें तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक मुझे लग रहा है कि 57,907 के आसपास का निफ्टी बैंक अभी लास्ट क्लोजिंग हुआ है। 58,200 क्रॉस होने में एक मोमेंटम आपको आते हुए दिखाई देंगे। 58,900 से लेके 59,000 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। मोटा मोटा मार्केट को लेके व्यू पॉजिटिव ही है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोगों ने देखा है मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आया है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं 23,800 पे एंड निफ्टी बैंक 56,600 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद ही मुझे लग रहा है कि रिसेंटली जो तेजी बना था उसके बाद 2 दिन से थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन रेंज में है, और अभी भी 1-2 दिन रह सकता है। बाकी व्यू तो बुलिश ही रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी। तो ये था पूरा एक्सप्लेनर प्रदीप जी की तरफ से, और इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल्स भी आपको बता दिए हैं, और जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है फिलहाल मिड टू मिड टर्म के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में रहे करीब 1370 की प्राइस पर इन्होंने खरीद के रखे हैं। हालांकि कोई नज़रिया इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया है कि किस तरह से ये राय चाहते हैं इस पर। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। 1340 पर बंद हुआ है, करीब 1% पर ही ये बंद होता हुआ दिखा है। इनके बाइंग प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्वांटिटी काफी अच्छी है, जिसके चलते 9,000 का नुकसान होता हुआ। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं आप सीडीएसएल के चाल को? क्या आपको लग रहा है इनके बाइंग प्राइस के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा और आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स यहां पर मिल पाएंगे इन्हें? ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री को देखेंगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत ही प्रोमिनेंट है। इंडिया में 2 ही डिपोजिटरीज है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। एनएसडीएल तो हम लोगों ने देखा ही है कि लिस्टिंग के बाद कहीं ना कहीं अभी भी बेस फॉर्मेशन नहीं बना है, लेकिन सीडीएसएल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक एंड फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। सो 1340 के आसपास का क्लोजिंग हुआ है। अगर हम टेक्निकली चार्ट भी देखेंगे, चार्ट में एक डबल बॉटम बेस बनते हुए वीकली चार्ट में देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट जो टारगेट बन रहा है ऑलमोस्ट 1435 का। तो अगर आपका
शॉर्ट टर्म भी टारगेट आप देखेंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1435 और उसके बाद एक बार आपको 1645 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। सो अभी तो फिलहाल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक में। राइट, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिलहाल आप इन लेवल से होल्ड करके चले, ये सलाह आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद लुकमा का अगला सवाल है। इनके पास अशोक लेलैंड के शेयर है, करीब 200 शेयर है इनके पास, 153 पर इन्होंने खरीदे थे और जानना चाहते हैं कि अब इन लेवल्स पर क्या करें। सबसे पहले अशोक लेलैंड की आज की क्लोजिंग पर हम नजर डालेंगे और आज जो रहा है करीब 172 के लेवल पर ये बंद हुआ है 1.5% की गिरावट के साथ। इनकी भी बाइंग प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन्हें प्रॉफिट होता हुआ 3,500 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप प्रदीप जी आगे के चाल को? क्या यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? देखिए, कच्चा तेल ऊपर आने के कारण कहीं ना कहीं पूरे ऑटो एंसिलरी हमने सेगमेंट पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग देखा है। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिर से क्रूड ब्रेंड पे आप देखेंगे टॉप से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है अगेन, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स के लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था 130 का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद सीधा सीधा 220 तक एक अच्छा खासा रैली और उसके बाद एक हेल्दी करेक्शंस। लेकिन अगेन जो सपोर्ट था 145 से 150 का जो टूटा नहीं, अगेन एक सस्टेन होने के बाद फिर से पुल बैक दे रहा है और फिर से अगेन जो टारगेट बन रहा है वो 190 एंड अगेन 220 बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे 145 होना चाहिए। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखिए, लेकिन 145 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल वर्साले का अगला सवाल है। नुवामा वेल्थ के 100 शेयर इनके पास, 1883 इनका बाइंग प्राइस है। आज की क्लोजिंग करीब 1700 के आसपास बंद हुआ है, 3.5% की गिरावट रही है इसमें और इन लेवल्स पर 1 लाख से ज्यादा का नुकसान इन्हें होता हुआ, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है शेयर। अगर नुवामा वेल्थ की बात करें प्रदीप जी, तो देखिए मार्च के बाद तो बढ़िया रिकवरी इस शेयर ने दिखाई है और 6 महीने में ही अगर रिटर्न देखें इसके तो 22% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं, लेकिन इनकी जो बाइंग है वो काफी ऊपरी स्तरों की है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? क्या कोई एवरेजिंग की सलाह होगी? देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम ये जो वेल्थ मैनेजमेंट या तो वेल्थ टेक इंडस्ट्री के बारे में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट 4 5 7 साल से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था टेक्निकली चार्ट पे, उसके बाद हमने 2000 के ऊपर भी स्टॉक्स को आते हुए दिखाई दिया। अगर पर्टिकुलर स्टॉक के हम बात करेंगे तो देखिए 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 1000 करोड़ के आसपास का तो इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने पोस्ट किया था। ऑलमोस्ट स्टॉक का पी 28 के आसपास चल रहा है। तो अगर ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल का पी है 26 और नुवामा का है 28 एंड एंजल का भी है 26। तो ये जो ओवरऑल सेगमेंट है आप देखेंगे 30 से लेके 28 32 के आसपास का ओवरऑल पी है। अब रिसेंटली मैं सेल करने के लिए नहीं बोलूंगा, आप बने रहिए। आप अगर पॉसिबल है एवरेज करने का भी सलाह रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे लगता है कि कंफर्ट हो चुका है। जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेगा 1508 विल बी वो स्टॉप लॉस, एंड बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी, इट विल टेक एटलीस्ट 2 क्वार्टर का टाइम आप दीजिए, अगेन आपको ऑल टाइम हाई पे स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इन लेवल्स पर आप अपनी जो पोजीशन है उसे बनाए रखिए। बढ़िया रिटर्न आने वाले दिनों में आपको आते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आनंद पाल सिंह का सवाल अगला है। रेलटेल का सवाल है और 1700 शेयर इनके पास, 352 पर इन्होंने खरीद के रखे हैं। आज की क्लोजिंग 290 रुपए रही है। इनकी बाइंग प्राइस से नीचे करीब आधे % की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है और क्वांटिटी काफी ज्यादा है, जिसके चलते नुकसान होता हुआ। रेल टेल की अगर बात करें प्रदीप जी, तो जितने भी ये रेलवे के स्टॉक्स है ये लगभग साइडवेज ही कामकाज कर रहे हैं और काफी सारे निवेशकों की क्वेरीज भी हमारे पास आती है, चाहे वो रेल टेल हो, चाहे वो IRFC हो, लेकिन इनमें लगातार एक डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर अब? फॉर दिस रेलवे इंटर रेलवे सेगमेंट आप देखेंगे, मैं अभी रिसेंटली स्टडी कर रहा था और यहाँ पे एक चीज मैंने देखा इंटरेस्टिंग, आप भी देखना और जितने भी हमारे व्यूअर्स है सब लोग आप बाद में जाके स्टडी करके देखना, आपको बहुत मजा आएंगे। ये जो बीमारी है इसका नाम मैंने दिया है 2024 वाला बीमारी। ये 2024 में जितने भी स्टॉक्स, चाहे वो रेलवे में है या तो आउट ऑफ द रेलवे, जितने भी काउंटर्स है टॉप बनाया है जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास, 2024 के आसपास का टॉप बना था। उसके बाद से एंटायर रेलवे पैक नहीं चल रहा है एंड उसमें से ये एक स्टॉक रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी आता है। सो कहीं ना कहीं 289 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लग रहा है कि देखिए कोई भी उछाल मिलने पे
बेचने का व्यू बनाइए, सेल ऑन राइज भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रक्चर वाइज डैमेज है अभी, क्योंकि जिस तरीके से हमने 21, 22, 23 देखा है कि एक तरफा रैली 700% 1000% का रैली, इंटर रैली खत्म हो चुका है 2024 जुलाई अगस्त के आसपास। और नॉट ओनली दैट, रेलवे, अगर कोई भी स्टॉक्स पे आपने देखा, मतलब आप 100 में से देखेंगे 70-80% स्टॉक्स में ऐसा हुआ है, अगर 2024 के आसपास का टॉप बना है और नेक्स्ट 2 साल, नेक्स्ट 3 साल अपने टाइम करेक्शंस में है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्शंस इन दिस मार्केट, एक होता है टाइम करेक्शंस, एक होता है प्राइस करेक्शंस। प्राइस करेक्शंस भी खत्म नहीं हुआ एंड एज वेल एज टाइम करेक्शंस भी खत्म नहीं हुआ। सो मुझे लगता है कि उछाल में ही बेचना चाहिए जी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी भी यहाँ पर प्रदीप जी ने बताई है, और उसके अलावा उछाले पर आपको बेचने की सलाह रेल टेल पर आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओएनजीसी के नतीजे। प्रदीप जी, ओएनजीसी की अगर बात करें तो देखिए, जब से वॉर शुरू हुई थी बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। ऑलमोस्ट जनवरी के बाद ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ नजर आया, लेकिन फिर से जब हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस नीचे आए हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और अब फिर से ओएनजीसी नीचे की तरफ आता हुआ, लेकिन ये 2-3 महीने बढ़िया तेजी इसने दिखाई है। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को? जिस तरह से क्रूड में अभी भी वॉलेटिलिटी जारी है, तो क्या ओएनजीसी के जो स्तर है वो बढ़ते हुए ही नजर आएंगे, और क्या कोई नई पोजीशन लेना चाहिए इन लेवल्स पर? देखिए, अभी तो वैल्यू जोन में आ चुका है। रिसेंटली हमने देखा जब क्रूड 110 के आसपास था, उस टाइम पे ओएनजीसी एक अटेम्प्ट लिया था ऑलमोस्ट 299 टू 97 के आसपास क्रॉस होने का, लेकिन सक्सेसफुली नहीं हो पाया। और सप्लाई जोन तक तो फिर से नीचे आ गया है। कहीं ना कहीं क्रूड भी नीचे आने के कारण फिर से ये नीचे आ चुका है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 225 के लेवल पे। अभी वैल्यू जोन पे है 235 से लेके 240, कभी भी हम बाई करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यू थोड़ा लंबा होना चाहिए। ओएनजीसी जनरली अनसर्टेन मूव होता नहीं है, यहाँ पे सडनली मूव आता नहीं है, तो इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। और टारगेट रहेंगे 295, और 295 सक्सेसफुली वीकली लेवल पे क्रॉसिंग होने के बाद 325 तक भी आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल ड्रिवन रैली होता है, तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म निवेशक है आपके लिए एडवाइस रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए अवॉइड करने का ही सलाह रहेंगे। राइट, तो ये सलाह, एक फंडामेंटल सलाह भी प्रदीप जी ने दी है। ओएनजीसी में अच्छे लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए ये बढ़िया बेट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और समीर का अगला सवाल है। इनके पास शर्मा एसजीएस के 1440 पर इन्होंने करीब 50 शेयर लेकर रखे हैं। 1419 आज क्लोजिंग रही है, करीब 4.5% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है, लेकिन इनकी जो बाइंग है वो थोड़ी और ऊपर स्तर की है, जिसकी वजह से करीब हल्का फुल्का नुकसान होता हुआ। प्रदीप जी, शर्मा एसजीएस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया चाल, 6 महीने में 66% से ज्यादा के रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं, और 1 साल में करीब 95% से ज्यादा के रिटर्न बनाकर दिए। लगातार अप ट्रेंड जारी है। क्या करना चाहिए? इनके बाइंग प्राइस से फिर भी नीचे है ये शेयर, तो आपको लग रहा है कि इनके बाइंग प्राइस से भी ऊपर निकलता हुआ कुछ दिनों में नजर आएगा? स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अगर हम देखेंगे स्टॉक का ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और पैड भी है 400 करोड़ के आसपास। ओवरऑल कंपनी में कोई ज्यादा डेट नहीं है, एंड रिसेंटली जो 100, 200 एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है, इसके ऊपर भी सस्टेन हो रही है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली उनके बाइंग प्राइस भी आपको मिलेंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 1650 से 1700 का भाव भी नेक्स्ट 1 क्वार्टर, मैक्स टू मैक्स 3 महीने के अंदर ही अंदर आपको मिलना चाहिए यहाँ पे। सो एक बार उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, और स्टॉप लॉस आपका वीकली टाइम फ्रेम में 1268 लेवल पे होना चाहिए। कभी भी हिट होने में आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना रैली के बाद अगर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उस टाइम पे आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए प्राइस को। ऑल राइट, तो उछाले में आपको यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह और प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी आती हुई, अगर और भी अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजेश जी का अगला सवाल है, इसे शामिल कर लेते हैं। एमटार टेक के 40 शेयर है, 6,925 इनका बाइंग प्राइस है। आज की क्लोजिंग 6,312 पर ये बंद हुआ है, करीब 5% की तेजी इसमें रही है। और एमटार टेक की बात करें तो लगातार बढ़िया लेवल्स इसने दिखाया है, मल्टी बैगर साबित हुआ है, लेकिन इनकी जो खरीद है वो काफी ऊपर की है, जिसके चलते इन्हें नुकसान हो रहा है। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं आप एमटार की चाल को? बढ़िया रैली, बढ़िया तेजी दिखाई, कई सारे निवेशकों को मालामाल किया है इस शेयर ने, लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी स्तरों पर खरीद लिया है, तो अब क्या करें इन लेवल्स पर? देखिए, ईटी नाउ स्वदेश के जो बजट डे था उस दिन मैं स्टूडियो में ही था। उस दिन मेरा सबसे पहले सुबह एक ही स्टॉक पिक था, वो है एमटीआर टेक्नोलॉजीज। एंड उस टाइम में हमने रिकमेंड किया था आई थिंक 3,000 या 2,800 3,000 के आसपास। उसके बाद स्टॉक 8,500 तक का रैली हमने देखा है,
और हम प्रॉफिट बुकिंग भी कराते आ रहे हैं 7,800 से 7,000 से। तो इसीलिए एडवाइस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 18 आवर स्वदेश देखते रहिए, और सेकेंड एडवाइस यही है कि स्टॉक में अभी अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला थिंग्स चल रहा है, क्योंकि इसमें 5% का सर्किट है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मैं आपको देना पसंद करूंगा, वो है 5,505 का लेवल। ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, आप कभी भी ब्रेक होने पे आपको एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि आपका बाइंग प्राइस बहुत ही हायर टाइम फ्रेम में है। सो एक बार अभी भी वेट करने का सलाह रहेगा, कभी भी आपका बाइंग प्राइस के आसपास आती है तो एक बार आपको एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा चला हुआ है। ऑल राइट, तो जब तक आपकी बाइंग प्राइस पर आता है तो वहां से एग्जिट करने की सलाह, क्योंकि काफी चल चुका है एमटार टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयेश शिंदे का अगला सवाल है, पेटीएम के शेयर है इनके पास, 1552 पर उन्होंने खरीदारी की है और क्वांटिटी लगभग 35 से 8 की क्लोजिंग 1400 रुपए पर बंद हुआ है, करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ, और करीब 5000 से ज्यादा का नुकसान भी इन्हें हो रहा है। पेटीएम की अगर बात करें प्रदीप जी, तो यहाँ पर भी 6 महीने में 16% की तेजी इसने दिखाई है, और 1 साल की बात करें तो भी लगभग ऊपरी स्तर पर जाता हुआ दिख रहा है, 30% की तेजी दिखाई। हालांकि थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर भी देखने को मिले हैं, लेकिन अब क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? इनकी बाइंग प्राइस से तो नीचे है, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ दिनों में ऊपर जाएगा और बढ़िया रिटर्न इन्हें दे सकता है? देखिए पेटीएम के लिए मेरा एक ही सलाह रहेगा, जब लिस्टिंग हुआ था आप देखेंगे 2000 के आसपास, और उसके बाद स्टॉक सडनली नीचे आ गया, चाइनीज इन्वेस्टर्स बाहर निकले, पर्टिकुलर पेटीएम से वॉरेन बफे साहब भी थे, वो भी बाहर निकले। सो अब जिस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक का कंप्लायंस इश्यू हुआ और पेटीएम इंटायर ग्रुप हमने देखा कि 400 के भी नीचे चला गया था, लेकिन इन्होंने देश के अलग अलग टॉप कॉर्पोरेट को, टॉप अलग अलग बोर्ड ऑफ एडवाइजर को हायर करने के बाद जिस तरीके से अभी एक्सपेंशन मोड पे है, वेल्थ टेक पे पर्टिकुलर आप देखेंगे पेटीएम खुद सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस उनको लास्ट ईयर मिला था। उसके बाद अभी वेल्थ टेक, इनका जो बिजनेस है वेल्थ टेक का पार्ट, ये बहुत ही ग्रोइंग है, एंड जो इनका एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे भी बहुत बढ़िया इनका बिजनेस चल रहा है। सो मुझे लगता है कि बेस भी अच्छा बन चुका है, 1070-80 के आसपास का ब्रेकआउट आया था, अभी 1400 के आसपास है, आज तो एक ब्लॉक डील भी हुआ था। सो मुझे लगता है कि अगर ऑल सारा जो स्टोरी है इसको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, सो मुझे लगता है कि उनको तो बने रहना चाहिए। स्टॉक नेक्स्ट 1 से 2 महीने में एक बार 1750 से 1800 का जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आफ्टर ऑल लिस्टिंग के बाद दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ पेटीएम है ऑलमोस्ट। सो ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी मंथ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 1650 तक भी टच करना पॉसिबल है। ऑल राइट, तो इस महीने और काफ़ी बुलिश व्यू यहाँ पर प्रदीप जी की तरफ से इसी महीने आप देख सकते हैं 1650 से ऊपर के स्तर भी आते हुए पेटीएम में आपको नजर आएंगे। फिलहाल अपनी पोजीशन आप बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर अब नजर डालना है वीआईपी शेयर जानने का। प्रदीप जी, आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी? जी देखिए, कर्नाटका बैंक आज का वैल्यू इन्वेस्टिंग पीक है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और जिस तरीके से क्लोजिंग हुआ है डेली वीकली मंथली चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 296 के आसपास का क्लोजिंग रहा है, और बाय करके चलना चाहिए। 358 का रहेगा टारगेट, तो अप्रोक्स करेंट बाइंग जोन से 20% के आसपास का टारगेट, और 276 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 2 क्वार्टर का टाइम फ्रेम होराइजन रहेगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया लग रहा है, तो बाय करने का सलाह रहेगा कर्नाटका बैंक। ऑल राइट, तो कर्नाटका बैंक पर नजर रखें। यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन आती हुई 358 के टारगेट्स रहेंगे, लेकिन 276 का एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना होगा। चलिए इसी के साथ अब कल की तैयारी को हम यहीं समाप्त करेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए।